हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश व पद्यांश। जैसे ही आप एग्जाम्स में पेपर देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश का। तो इसमें से एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बहुत पहले से कोई आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। आपको गद्यांश या पद्यांश दिया होता है, उसी को समझकर आपको उसके आंसर्स देने होते हैं। लेकिन कभी-कभी इसमें बहुत परेशानी होती है, कभी-कभी ऐसा पद्यांश या गद्यांश आ जाता है कि एकदम से समझ में नहीं आता है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि इस तरह से कोई गद्यांश या पद्यांश आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, किस तरह सॉल्व करें आसानी से कोई भी पद्यांश या गद्यांश, ताकि हम सॉल्व कर सकें। चलिए पहले देखते हैं अपठित गद्यांश या पद्यांश होता क्या है। अपठित गद्यांश या पद्यांश का मतलब यही होता है कि जो बिना पढ़ा हुआ, यानी कि हमने पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है, ये हमसे अचानक मतलब पूछा जाता है, हमें इसके बारे में पहले से नहीं पता होता है, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस पहले से करनी होती है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें पहले से करनी चाहिए, लेकिन हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये हम देखते हैं। यदि हमारा बिना पढ़ा हुआ बिल्कुल हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, देखिए कभी कभी गद्यांश तो हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पद्यांश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका हमें अर्थ और भाव समझ में कभी कभी नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है, देखिए उत्तर देते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी है। जैसे देखिए पहला क्या है, गद्यांश या पद्यांश को हल करते समय पहले हमें प्रश्नों को पढ़ना है। देखिए आपसे सब लोग कहते हैं पहले एक दो बार जो है हम उसको गद्यांश या पद्यांश को पढ़ लीजिए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। देखिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आपको टाइम बचाना है, आपको बहुत पूरा लंबा पेपर है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी है। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें प्रश्नों को जब आप पढ़ लेंगे, जो उसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो पूछे हैं, उसको पढ़ लीजिए और उसको हल्का सा अंडरलाइन कर दीजिए। जो मेन प्रश्न है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद जब आपके दिमाग में आ जाएंगे कि ये प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, उसके बाद आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उसमें भी जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं तो हमारे दिमाग में वो रहेंगे, तो उसके आंसर्स पे हल्का हल्का टिक कर दीजिए। अभी आंसर देना नहीं है, सिर्फ मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उसके मुख्य प्रश्न को रेखांकित कर लेना है, उसे अंडरलाइन कर लेना है। दूसरी बात यह है, इसके बाद गद्यांश या पद्यांश को फिर आपको पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है तथा जहां जहां हमें उत्तर मिले वहां वही बात पेंसिल से मार्क कर लेना है कि यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ कुछ लग रहा है यहाँ पर, तो इसका उत्तर यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से मार्क करेंगे, इससे आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आप तीसरी बार आप जब देखेंगे तो फिर आप आंसर लिख सकते हैं। तीसरी बात, आंसर गद्यांश के अनुसार देने हैं, अपने मन से नहीं। जैसे कोई गद्यांश आ गया ऐसा जो आप जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आप जानते हैं, तो आप उसको अपने मन से ही, मान लीजिए वनों के संरक्षण पे कोई टॉपिक आ गया तो आप उसमें अपने मन से, आपको पता है कि ये उपाय लिखने चाहिए, कटाव रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वनों का संरक्षण कैसे करते हैं, तो ये आप अपने मन से, आपको जानते हैं, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन इसको अपने मन से नहीं लिखना है, गद्यांश में जो दिया है हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए वो बात है कि काव्यांश में, जो काव्यांश होता है उसमें अर्थ को नहीं, भाव को समझना चाहिए। देखिए काव्यांश होता है, आपको पंक्तियां दी हुई है कविता की, तो उसमें हमें केवल उसको अर्थ को नहीं, जिस तरह दिया हुआ है उसको वैसे ही नहीं लेंगे, लेकिन कवि क्या कहना चाहता है उसके भाव को समझना चाहिए, हमें उसके भाव को समझना चाहिए और उसके अनुसार आंसर देने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शीर्षक जो है, आप अधिकतर उसमें एक क्वेश्चन आता है शीर्षक लिखने के लिए, तो शीर्षक आपका 5 या 6 शब्दों का होना चाहिए, बहुत लंबा शीर्षक नहीं देना है, 5 या 6 शब्दों में होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में पूरे गद्यांश या पद्यांश में बात हो, है ना, जिसमें बार बार वो शब्द आपका आ रहा हो, जिसके बारे में ही पूरा टॉपिक हो, तो हमें वो टॉपिक समझ देना चाहिए, वो चीज उसी को हमें शीर्षक बना देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि काव्यांश के उत्तर ज्यों का त्यों नहीं लिखना है। अब जो काव्यांश या पद्यांश जो आपका आ रहा है उसका उत्तर यदि आपसे कुछ ऐसा पूछा गया तो आपको वैसे ही ज्यों का त्यों उत्तर नहीं देना है या कविता की लाइनें नहीं लिखनी है, आपको उसका अर्थ या भाव समझ के उसका आंसर
अपनी दृष्टि से देना है या कवि की दृष्टि से भाव के अनुसार उत्तर देना है और काव्यांश की लाइनें नहीं लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट बात, कठिन शब्दों पर ना अटके। अब जब कठिन शब्द, कुछ मान लीजिए आपके पास में कठिन शब्द आ गए और आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर अटके नहीं, उस शब्द के अर्थ के चक्कर में ना पड़े कि उसके लिए परेशान ना हो कि इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा। पूरे वाक्य को पढ़िए। जब पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ अपने आप से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कठिन शब्दों पर आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए कि उसी पर आप अटक गए, आप आगे बढ़िए। ठीक है। फिर देखिए, यदि किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बाद में कर लें। ठीक है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर मान लीजिए उस समय समझ में नहीं आ रहा है ना, जल्दी में, तो उसी समय उत्तर ढूंढने का प्रयास ना करें, उसमें समय बर्बाद ना करें कि उसी समय हमें उत्तर मिल जाए। वो क्वेश्चन आप वहीं पे छोड़ दीजिए, इसका आंसर डाल के, और अपना आगे का क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद में उसे जब आप पेपर चेक तो करते ही हैं, जब करेंगे तो उसका आंसर दोबारा पढ़ के आप फिर से दे सकते हैं। तो ऐसे करने से आप इजीली गद्यांश या पद्यांश का आंसर देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले गद्यांश का एग्जाम्पल देखते हैं, अपठित गद्यांश का। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेंगे, है ना, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, फिर हम अपना अंडरलाइन कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, लोकगीत, पहला क्वेश्चन है, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार अलग है। तो हमें इसमें क्या मेन चीज देखनी है कि किस प्रकार शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार अलग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत के रचनाकार कौन होते हैं। अब हमें रचनाकारों को भी ध्यान में रखना है कि रचनाकार कौन होते हैं। थर्ड है, गद्यांश में किन वाद्य यंत्रों का जिक्र हुआ है। यानी ये वाद्य यंत्र हमें देखने हैं कि कौन से वाद्य यंत्रों का जिक्र हुआ है, तो हमने इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत किसका गीत है। तो लोकगीत किसका गीत है, किसका गीत है, ये भी ध्यान में रखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, कमर कसली मुहावरे का अर्थ बताइए। वैसे तो हमें मुहावरे का अर्थ पता होगा, यदि पता नहीं है तो हम उस लाइन को पढ़ेंगे और उससे हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब उपयुक्त शीर्षक जो हमें पूरे पैराग्राफ में जो हमें सबसे चीज ज्यादा बार आई होगी वही हमारा शीर्षक होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि शीर्षक भी लिखना है। अब हम इसको गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे कि क्या क्या हमसे पूछा गया था। देखिए क्या लिखा है, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो हमें याद आया कि कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है। तो हमें आंसर मिल गया कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ठीक है। यह सीधे, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, यह सीधे जनता का संगीत है। ये जनता का संगीत है। यह घर, गांव व नगर की जनता का गीत है। लोकगीत किसका गीत है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन था। तो यह घर, गांव व नगर की जनता का गीत है, ये भी हमें मिल रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, इसके लिए साधनों की आवश्यकता नहीं होती, साधनों की आवश्यकता नहीं है। त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर यह गाया जाता है। इसके रचनाकार अधिकतर गांव के निवासी होते हैं। रचनाकार भी शायद क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि रचनाकार कौन होते हैं, गांव के निवासी होते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे। यह वाद्य यंत्रों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, बांसुरी, करताल आदि की सहायता से गाया जा सकता है। अब हमने शायद वाद्य यंत्र का क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन से वाद्य यंत्रों का गद्यांश में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे भी अंडरलाइन करेंगे कि ढोलक, झांझ, बांसुरी, करताल आदि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसे हे समझा जाता था, परंतु साधारण जनता की ओर जब से लोगों की नजर हुई है, तब से कला और साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह के लिए कमर कस ली है। अब कमर कस ली है भी मुहावरा आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अर्थ की भी लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह के लिए सब इकट्ठा करना चाहते हैं, इसके लिए कमर कस ली है ना, तैयार हो गए हैं। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो अब हमें काफी कुछ हमने पढ़ लिया और उसको अंडरलाइन भी कर दिया। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर्स फटाफट लिख देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यही है कि लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार अलग है। हमें मिल गया, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो हम यही आंसर लिख देंगे कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड है, लोकगीत के रचनाकार कौन होते हैं। हमने अंडरलाइन किया था, रचनाकार कौन होते हैं, रचनाकार। तो इसके रचनाकार अधिकतर गांव के निवासी होते हैं, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन है,
गद्यांश में किन वाद्य यंत्रों का जिक्र हुआ है? तो हमने वाद्य यंत्र पढ़े थे, है ना। वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक, झांझ, बांसुरी, करताल आदि का प्रयोग हुआ है वाद्य यंत्रों का। ठीक है। लोकगीत किसका गीत है? हमने ये भी कहीं पढ़ा था कि किसका गीत है? घर, गांव व नगर की जनता का गीत है, यही हम लिख देंगे। ठीक है। कमर कसली मुहावरे का अर्थ है, भाई लोगों ने विविध बोलियों की लोक साहित्य, लोक गीत के संग्रह के लिए कमर कसली यानी कि तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर कमर कसली है, वैसे भी हमें मुहावरे का अर्थ पता है कि तैयार हो जाना। ठीक है। तो ये हो गया। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब शीर्षक पूरे उसमें हमारी क्या बात हो रही है? लोकगीत के बारे में बात हो रही है, तो यही हमारा शीर्षक हो गया। तो हम यहाँ पर शीर्षक क्या है? लोकगीत लिख देंगे। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो क्वेश्चन इस तरह से मैंने 1 लाइन में आंसर दिया है, लेकिन आपके जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स में बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज के रूप में आते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं होता, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। यदि आपको सही ऑप्शन पता है तो आप उसी पर आप मार्क कर देंगे। ठीक है। इसी में देखिए, यदि कमर कसली आपको कई सारे अर्थ दिए होंगे, उसमें आपको क्या है, आपको पता है यदि सही है, तैयार होना, आप उस पर मार्क कर देंगे, है ना। ऐसे किसका गीत है? तो घर व गांव नगर की जनता का, जहां पर आए उसे आप मार्क कर देंगे। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट, ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो रही है, इसके बाद अब तो पद्यांश का एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसमें मैं आपको ऑप्शन के साथ यानी कि एमसीक्यूज के साथ आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपकी हेल्प करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।